सीए बेचारे जो लॉ है वो ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो एलएलबी करके क्या करेंगे साथ में? क्या? तो बुला लो, क्या हो गया? सही बोल रहा हूँ, और क्या? सीए का ही लॉ नहीं पढ़ा जा रहा, एलएलबी का लॉ पढ़ के क्या करेंगे? कौन? मैंने तभी तो एलएलबी नहीं करी। चलो जी, चैप्टर 3 फेमा 1999 करें स्टार्ट। चलो जी, सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फेमा 1990 के अंदर पहले तो हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम रेगुलेशन के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी कुछ भी वर्ड नहीं है, लेकिन कैपिटल में देखोगे ना एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमिसिबल। मतलब क्या समझ आ रहे हैं इन दो वर्ड से कि करंट अकाउंट तो क्या है, ऑलमोस्ट सारी क्या है, परमिसिबल है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कैपिटल पे परमिसिबल मतलब जो अलाउड है खाली वो ही कर सकते हो, उसके अलावा सारी नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करंट क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। वैसे तो अकाउंट्स के बच्चे हो, तो करंट और कैपिटल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नहीं, बता तो दे रहा हूँ, पूछ ही रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग नेचर का सब बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा। मैं आपसे जस्ट पूछना चाह रहा हूँ, कैपिटल वर्ड और करंट वर्ड में कोई फर्क है? बता दिया। करंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग नेचर का। और कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म। फिक्स वाला क्या होता है? कैपिटल। तो यही ऐसा ही कुछ टच यहाँ पे करा हुआ है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे सबकी कि करंट क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब क्या है? जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, तो वो क्या है? कैपिटल। कैपिटल के अलावा सारी क्या होती है? करंट। ठीक है जी। तो कैपिटल के लिए वर्ड क्या डाला हुआ है? परमिसिबल। तो सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसिबल नहीं है, कुछ कुछ ही परमिसिबल है, वही आप कर सकते हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलो अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। नीड फॉर दैट, फैमा की क्या जरूरत पड़ी होगी आपके हिसाब से? फैमा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं ना सारा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हाँ, कैलकुलेशन के लिए। और कुछ क्यों लाए होंगे इस एक्ट को 1999 के अंदर? हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आई, ग्लोबलाइजेशन आई, वैसे वैसे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज बहुत इधर उधर होने लगा, तो उसके लिए एक एक्ट बनाना पड़ा। बिल्कुल, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें बिल्कुल बढ़ाना है। क्यों बढ़ाते हैं एक्सपोर्ट को? डेवलपमेंट होती है कंट्री की। कैसे डेवलपमेंट होती है? फॉरेन एक्सचेंज आता है इंडिया के अंदर। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है, और जब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है तो हमारा इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाता है। क्या मंगवाती है? गोल्ड मंगवाती है बाहर से। वो इंडिया का खुद का गोल्ड था जो वहाँ रिजर्व्स में रखा हुआ था, वो मंगवाया था। अभी तो मंगवाया था, पिछले साल ही मंगवाया था गोल्ड। वो तो वो रिजर्व्स वहां रखे हुए थे जो यहाँ आए थे वापस। हाँ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर द एक्ट इंट्रोडक्शन। द चेंज इन द इकोनॉमिक सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल, फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब नेसेसिटेटेड द नीड फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री इन एन ऑर्डरली मैनर। क्या कह रहा है? जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ डील करने लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। एक होता है इंडिया इंडिया में खेल रहा है, अब क्या इंडिया बाहर भी खेलने लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। नेसेसरी इसी वजह से क्या आया है जी, इसको एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए फेमा आया है। टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज, exchange control law was required. Foreign exchange control led to introduction of exchange control law through defense of India rules by the British in 1939। सबसे पहले 1939 के अंदर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाए गए थे। किसने बनाए थे? ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। इसमें क्या लिखा हुआ था? फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन की बात करी गई थी। तो सबसे पहले क्या था 1939 में? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। उसके बाद कौन सा एक्ट आया है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट। ये क्या है जी? फेरा। अभी हम क्या पढ़ते हैं? फेमा। अभी पहले क्या था? फेरा। फेरा कब आया था? 1947 47 में। उसके बाद में फेरा को रिप्लेस करा गया
और फेरा आया 1973। तो जैसे कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, वैसे ही पहले क्या था, फेरा 1947, और उसके बाद क्या आ गया, फेरा 1973। देखो रेगुलेशन वर्ड का क्या होता है, मतलब क्या होता है रेगुलेशन का, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। पहले जो माइंडसेट था ना, वो क्या माइंडसेट था, पहले ये माइंडसेट नहीं था कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करो, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करो। पहले हम डरते थे, क्यों डरते थे, देखो एक्ट कब आया, 1947 में आया है। हाँ तो बिल्कुल अभी अभी इंडिपेंडेंस आई है, और उसके बाद क्या हो जाए, वापस गुलाम बन जाए। हमें गुलाम बनाया कैसे गया था, कौन आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल के आई थी, बिजनेस करने। तो इसलिए गवर्नमेंट डरती थी कि अगर वापस अगर फॉरेन एक्सचेंज को फ्रीली कर दिया तो क्या होगा, फिर से कोई ना कोई बिजनेस करने आएगा, और फिर से हमें क्या बना लेगा, गुलाम बना लेगा। इसीलिए नाम क्या दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हम उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन 1973 तक क्या नाम था, रेगुलेशन था। 1999 में क्या समझ आया हमें कि अब हो गई है जी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है। अब फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करना है, क्या करना है, मैनेज करना है। तो नाम बदल दिया, और नाम क्या रख दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आगे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991 permitted free movement of foreign exchange in connection to trade, related receipts and payment as well as foreign investment in various sectors। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी, फ्री मूवमेंट कर दी, और बहुत सेक्टर में अलाउड कर दी, और नाम क्या डाल दिया, फेमा डाल दिया। 1999 में एक्ट चेंज हो गया। 1991 में कुछ और बड़ा भी काम हुआ था, किसी को पता है 1991 में क्या हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, क्या हुई थी, मनमोहन सिंह जी का नाम सुना हुआ सबने, उन्होंने क्या किया था, कौन से रिफॉर्म बनाए थे, इतने फेमस क्यों है मनमोहन सिंह जी को सब कहते हैं, इनमें ना बहुत दिमाग है, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने वो बहुत कुछ में क्या किया है, तो उससे ये था कि वापस से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था, गवर्नमेंट की एकदम खाली हो गई थी। तो क्या किया था उन्होंने, उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, मनमोहन सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारे पास पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, तो नया टैक्स आया था, क्या, सर्विस टैक्स। और कौन लेके आया था, मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। उस टाइम पे लिबरलाइजेशन की भी बात हुई थी, तो 1991 में लिबरलाइजेशन हुई। उसके बाद में फैमा एक्ट को चेंज किया गया, और फैमा एक्ट 1999 बना दिया गया। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज इनेक्टेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2000। दिस एक्ट इनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर द कंट्री। तो वर्ड क्या आ गया, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट। ठीक है जी। सैलाइन फीचर ऑफ द एक्ट, अब कुछ फीचर्स बताए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अगर इजी पेपर बनाना होगा तो फैमा में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या फीचर है जी, सबसे पहला फीचर, रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो कैसे रेगुलेट करनी है। अब रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा रेजिडेंट क्या होता है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, फैमा की खुद की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट। अगर इंडिया का बाहर का बंदा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो किससे रेगुलेट होगा, फैमा से होगा। या इंडिया का बंदा बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी किससे रेगुलेट होगा, फैमा से ही रेगुलेट होगा। फ्रीली परमिसिबल ट्रांजेक्शन, freely permissible transaction on current account subject to reasonable restriction that may be imposed। क्या समझ आ रहा है इस लाइन से, फ्रीली परमिसिबल, फ्रीली परमिसिबल का मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन के। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज, मतलब इम्पोज करी जा सकती है। अभी के लिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, फ्रीली है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन चाहे तो रूल्स के अंदर या रेगुलेशन के अंदर क्या लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आरबीआई एनसीजी कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो समझ आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली नहीं होती है, उनके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रिक्वायरमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रीपेट्रिएशन टू इंडिया। रीपेट्रिएशन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक इनटू इंडिया। तो क्या कह रहा है, जो भी एक्सपोर्ट करोगे
उसका जो पैसा है उसकी रियलाइजेशन मतलब पैसा मिल जाए और वो पैसा वापस कहाँ पे आ जाए, इंडिया के अंदर आ जाए। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है थ्रू ऑथराइज पर्सन। तो किसके थ्रू डील करोगे, ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही डील करोगे। वो ऑथराइज पर्सन कौन हो सकते हैं, ऑथराइज डीलर हो सकते हैं, मनी चेंजर हो सकते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकती है। ऑथराइज पर्सन का मतलब क्या है, जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है कि आप फॉरेन करेंसी की अदला बदली कर सकते हो। ये कौन कौन हो सकते हैं ऑथराइज डील, ये जो लिखा हुआ है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, मतलब इंडिया के बाहर के बैंक जिन्होंने इंडिया में सेटअप कर रखा है वो भी ये काम कर सकते हैं। ऑथराइज डीलर के अंदर इंडियन बैंक्स भी आ सकते हैं अगर उनको ऑथराइजेशन है। अगर मेरे पास फॉरेन करेंसी है कि मैं हर किसी से चेंज करवा लूंगा, किससे करवाऊंगा, ऑथराइज पर्सन से करवाऊंगा। एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है फेमा का, तो उसकी एडजुडिकेशन कैसी होगी, और वो कंपाउंडेबल भी है। कंपाउंडेबल वर्ड पता है किसी को क्या होता है, क्या होता है, पहले ही अपनी गलती मान लो और पहुंच जाओ कि हमसे गलती हो गई है, तो आपके ऊपर जो फाइन है वो फाइन अमाउंट कम हो सकता है। कितना हो सकता है, कम हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा जी ऑफेंसेस की, ईडी, इसको क्या बोलते हैं हम, ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। आपने सुना है कभी ईडी की रेड पड़ेगी, न्यूज में देखा है कभी, देखा है ना। ये ईडी कहाँ होता है, फेमा का ही ईडी होता है। जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वहां कौन रेड मारता है, ईडी रेड मारता है। अपील प्रोविजन इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर आपको अपील करनी है तो अपील किसके पास करोगे, स्पेशल डायरेक्टर के पास या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ये सारी चीजें अभी हम इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले। ये क्या है, इसके फीचर्स हैं। ठीक है जी, क्या याद करने की जरूरत है, इनमें करने की जरूरत है याद, या वैसे ही याद रह जाएंगे, अभी तो लग रहा है याद रह जाएंगे पर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा, इन्फोर्समेंट का मतलब लागू कौन करवाएगा, मतलब ध्यान कौन रखेगा इसका। दो आरबीआई एक्साइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, enforcement of EMA has been entrusted to special directorate of enforcement from this purpose। कौन इन्फोर्स कराएगा, ईडी इन्फोर्स करवाएगा। कौन इन्फोर्स करवाएगा, ईडी। वैसे तो आरबीआई के पास पावर है किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन इन्फोर्समेंट कौन करवाता है, ईडी करवाता है। ठीक है कहानी यहाँ तक, चलो जी। हाउ टू रीड फेमा, फेमा को पढ़ना कैसे, एक तो एक्ट हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके साथ में हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे और रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे। रेगुलेशंस के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया होगा, क्या होती है रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है जैसे कि आरबीआई, सेबी, तो ये क्या बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। रूल्स कौन बनाता है, मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ कौन सी मिनिस्ट्री लग रही होगी, फाइनेंस लग रही होगी, तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या बनाए होंगे, रूल्स बनाए होंगे, और साथ में आरबीआई की रेगुलेशन है वो भी पढ़नी पड़ेगी। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, सर्कुलर्स आए हुए हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब भी एक्ट में या रेगुलेशन में कोई डाउट है तो आरबीआई क्या निकाल देता है, सर्कुलर्स निकाल देता है, नोटिफिकेशन निकाल देता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके की क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए साइड पे होते हैं। एफएक्यूज मतलब आपको कोई प्रैक्टिकल डाउट है तो प्रैक्टिकल डाउट में वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता देगा एफएक्यूज के अंदर। मास्टर डायरेक्शन, आरबीआई की क्या आती है, मास्टर डायरेक्शंस भी आती है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एफएक्यूज, तो एफएक्यूज भी आ सकते हैं। रूल्स आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूल्स कौन नोटिफाई करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और रेगुलेशन कौन नोटिफाई करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ। चलो जी, ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ एमा, let us have a glance at the broad structure of the act। the act consists of 7 chapters, 7 चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिलिमिनरी सेक्शंस है, उसके बाद में दिए हुए हैं टोटल 49 सेक्शंस दे रखे हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा 1999। तो प्रीएम्बल सेक्शन 1, प्रीएम्बल हमने पीछे पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वहां पे हमने क्या बात करी थी प्रीएम्बल के अंदर, प्रीएम्बल भी हेल्प करता है किसके अंदर, इंटरप्रिटेशन के अंदर। और प्रीएम्बल कौन सा एड टू कंस्ट्रक्शन है, इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन है क्या, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, स्कोप, कब आया है, क्यों आया था, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है। दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखो पहला वर्ड क्या आ रहा है, इस एक्ट का एम क्या था, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करने का मतलब कंपाइल कर देना सारे लॉस को। तो पहले वाले जितने भी लॉस थे उनको क्या कर दिया, कंपाइल भी कर दिया, और साथ में क्या कर दिया है, अमेंड भी कर दिया है। इस ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट।
एक्सटर्नल ट्रेड को और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, मतलब क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं कि इजीली क्या हो जाए, एक्सटर्नल ट्रेड हो जाए, इजीली क्या हो जाए, पेमेंट्स हो जाए, मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट इजी होना चाहिए, मुश्किल ना हो, लोग इजीली एक्सपोर्ट कर पाए, लोग इजीली इंपोर्ट कर पाए। एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बना रहे और डेवलप होता रहे। एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन किसके ऊपर लग रहा है ये? फैमा एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर लग रहा है। In addition, it shall also apply to all the branches, offices, agencies outside India owned or controlled by person resident in India. तो इंडिया के ऊपर तो लग ही रहा है, साथ में अगर इंडिया के रेजिडेंट किसी एजेंसी को, किसी ऑफिस को या किसी ब्रांच को इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रांच कहाँ पे? इंडिया के बाहर, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया के रेजिडेंट, तो उसके ऊपर भी फैमा लग जाएगा, उस एजेंसी, उस ब्रांच के ऊपर भी लग जाएगा। And also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act apply. इंडिया का रेजिडेंट है, बाहर गया हुआ है और बाहर जाके फैमा की कंट्रावेंशन कर रहा है, तो क्या ईडी पकड़ सकता है? बिल्कुल पकड़ सकता। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है, जिस बंदे के ऊपर ये एक्ट लग रहा है अगर वो कंट्रावेंशन कर रहा है इंडिया के बाहर भी, तो भी उसके ऊपर फैमा लग जाएगा। तो फैमा कहाँ लगता है? पूरे इंडिया पे लग रहा है। उसके साथ में कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई एजेंसी इंडिया के बाहर है लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? इंडियन रेजिडेंट, तो उसके ऊपर भी लग जाएगा। अगर किसी के ऊपर ये एक्ट लग रहा है और वो बंदा बाहर चला गया है, तो उसको भी पकड़ा जा सकता है, या वो कंट्रावेंशन अगर इंडिया के बाहर भी कर रहा है तो भी वो पकड़ा जाएगा। हाँ जी। हम्म हम्म, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो क्या हो गया, टाटा का ब्रांच ऑफिस हो गया बाहर, या एजेंसी मान लो या ऑफिस मान लो, तो उसके ऊपर भी फैमा लगेगा। द स्कोप ऑफ द एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रांचेस, ऑफिस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। द स्कोप इज thus wide enough because the emphasis on the word owned or controlled. Contravention of the FEMA committed outside India by a person to whom the act apply will also be covered by FEMA. ठीक है जी, यहाँ तक का नहीं? चलो जी, कब आया ये एक्ट? Came into force with effect from 1 जून 2000. Wide notification dated 1/5/2000। ये नोटिफिकेशन कौन सी नोटिफिकेशन है? ये नोटिफिकेशन कौन सी नोटिफिकेशन की बात कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन क्या होता है? क्या ये राज्यसभा में पास हुआ है? क्या ये लोकसभा में पास हुआ है? ये डेट क्या है नोटिफिकेशन की डेट? क्या रेलिवेंस है इसकी? कहाँ नोटिफाई होता है? ऑफिशियल गैजेट में। कौन सी डेट है ये? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो 1/5/2000 को ऑफिशियल गैजेट में आया था, और एप्लीकेबिलिटी कब से आ गई? 1 जून 2000। पांचवा महीना जून ही हो गया ना, मई हो गया। तो फिर हम क्या समझेंगे अब यहाँ से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आया था मई में नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था कि एप्लीकेबल कब से होगा? 1 जून से होगा। सही बोला मैंने, मई में आया था और एप्लीकेबल कब से होगा? 1 जून से। तो नोटिफिकेशन में हम लिख सकते हैं कि या तो जिस दिन आया है उसी डेट से एप्लीकेबल है, या उसकी कोई आगे की डेट से भी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है जी, अब आते हैं डेफिनेशन पे। सेक्शन 2। इन दिस एक्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ऑथोराइज्ड पर्सन मींस an authorized dealer, money changer, offshore banking unit, or any other person for the time being authorized under section 10 to deal in foreign exchange or foreign security. Authorized person कौन है? जिसको अलाउ करा गया किस चीज के लिए? कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर सकते हो। आपको फॉरेन एक्सचेंज बदली करवानी है या फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो कहाँ जाओगे आप? ऑथोराइज पर्सन के पास जाओगे। ये कौन हो सकते हैं? ऑथोराइज डीलर भी हो सकते हैं, मनी चेंजर भी हो सकते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स भी हो सकती है। हाँ, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता इस लाइन की मीनिंग बताने की जरूरत है। कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। पूरा इंटरप्रिटेशन पढ़ा दिया, उसके बाद में लाइन पूछी जा रही है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। कुछ और लिखा हुआ हो? नहीं लिखा हुआ, कहीं पे वर्ड यूज हुआ है ऑथोराइज पर्सन, कहीं पे भी पूरे एक्ट में वर्ड ऑथोराइज पर्सन यूज हुआ है, तो आप उसकी डेफिनेशन कहाँ देखोगे? यहाँ देखोगे। लेकिन जहां पे यूज करा है ना, वहां पे कॉन्टेक्स्ट कुछ और आ रहा है, इंटेंशन कोई और है, तो क्या आप यहाँ देखोगे? तो आप नहीं देखोगे यहाँ पे, फिर आप क्या ले लोगे? ऑर्डिनरी मीनिंग ले लोगे। ठीक है जी।
कॉन्टेक्स्ट का मतलब इंटेंशन हो गई बेसिकली। अगर उस लाइन पे इंटेंशन कुछ और आ रही है तो आपको डेफिनेशन सेक्शन में आने की जरूरत नहीं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या यहाँ पे किसी को भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझ नहीं आया? बताओ भाई बताओ, डरो यार, डरने की क्या बात है। नहीं आया। और आगे तो बढ़ो। इशिता, कितनी क्लासेस ली थी? हाँ तो ले, तो क्या आया, समझ नहीं आया? कुछ कुछ आया। हाँ जी। हाँ सुमित आ गया। नहीं आया संस्कृत क्या? उसके बाद क्लासेस लिया आपने? हाँ संस्कृति आ ही गया। आ जाएगा। नहीं तो मतलब मैं आप क्या सोच रहे हो, जब मैं क्लास में पढ़ा दूंगा तो आपको 100% आ जाएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, साथ में पढ़ना पड़ेगा। नहीं मेरे को क्या बोल पाओगे आप? पहली बात तो ये, आप क्या, हाँ मैंने अपना पढ़ा दिया, मेरे को क्या बोलोगे? हाँ, तो देखो अगर आप घर पे साथ में रिवीजन नहीं करोगे तो ये तीनों एक्ट ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर से जाएंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंटरप्रिटेशन को छोटी मोटी चीज थोड़ी है। हाँ? देखो फैमा को मत समझना बकवास, इंटरप्रिटेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फैमा इंटरेस्टिंग भी होगा और फैमा से क्वेश्चन भी अच्छा आएगा। यार बकवास है ना, उसे बना दिया, वो बकवास था नहीं बेचारा। बस कुछ भी मानो, किसी ने बना दिया, बना दिया। बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं बना, जब इतना इंटरेस्ट नहीं बनता ना तो क्लास में फिर समझाना उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो होता है इंटरेस्ट, आंसर्स आ रहे हैं, बच्चे कनेक्टिविटी बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनाते तो ना मैं डीप जा पाता और फिर मेरा ही मन कहता है ऊपर से बना के खत्म कर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर द असेट्स और लायबिलिटीज। जब भी कैपिटल वर्ड मिल जाए तो एक चीज पे ध्यान देना, क्या इससे कोई असेट्स ऑल्टर हो रहा है या इससे कोई लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है। ऑल्टर का मतलब चेंज हो रही है। इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंडीशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? किसी कंडीशन पे। लेकिन अगर एक कंडीशन पूरी होगी तो लायबिलिटी आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। कोई एग्जांपल देगा? क्या चल रहा है? कोर्ट केस चल रहा है। और कुछ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फ्रॉड कर दिया। चलो ठीक है, ठीक है, सही है। आप कंडीशनल बता रहे हो, सारी कंडीशनल ही है। वो भी कंटिजेंट है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही क्या था उसका? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही था उसका नाम। चलो जी, तो कंटिजेंट लायबिलिटी भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे बन रहे हैं ये एसेट्स और लायबिलिटी? इंडिया के बाहर। ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडियन रेजिडेंट के इंडिया के बाहर कोई एसेट बन जाए या कम हो जाए, कोई लायबिलिटी बन जाए या कम हो जाए, लायबिलिटी के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटी भी, उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और इसका वाइस वर्सा भी क्या होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। वाइस वर्सा का मतलब बाहर का बंदा इंडिया के अंदर असेट खरीद ले कोई, या कोई लायबिलिटी इनकर कर। ठीक है जी। और asset or liability in India of a person resident outside India and include transaction referred to in section 6 subsection 3। ये अभी हमें पढ़ना है, section 6 subsection 3 हम आगे देखेंगे। अगला आता है जी करेंसी। करेंसी सबको पता होगा करेंसी क्या होती है? बिल्कुल बताए। करेंसी इंक्लूड ऑल करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स आ जाएंगे सारे। पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड और सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो देखो करेंसी नोट, करेंसी के अंदर करेंसी नोट्स तो आ गए। नोट्स का मतलब जो हमारी नोट्स हैं, कॉइन्स भी आ गए इसके अंदर। इसके साथ में सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए। अगर इंडिया इंडिया का बंदा एक प्रॉमिसरी नोट बनाता है बाहर के बंदे के लिए, तो उसको हम क्या मानेंगे? करेंसी मानेंगे। बाहर का बंदा इंडिया बंदा के लिए प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, क्या मानेंगे उसे? करेंसी मानेंगे। साथ में पोस्टल नोट्स भी आ गए हैं, पोस्टल ऑर्डर्स भी आ गए हैं। पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट वगैरह चलते हैं, वहां पे जाके भी आप किसी को पेमेंट करना चाहो तो पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, तो उसमें क्या आ जाते हैं? पोस्टल नोट्स या पोस्टल ऑर्डर आ जाते हैं। ट्रेवलर चेक क्या होता है ये? एक तो ऑप्शन होता है आप ट्रेवल कर रहे हो तो यहीं से आप करेंसी लेके चले जाओ। एक क्या होता है? ट्रेवलर्स चेक ले जाओ, वहां जाके उसे क्या करवा लेना? रिडीम करवा लेना। तो वो ट्रेवलर चेक भी क्या है? एक तरह की करेंसी है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपको पहले से ही पता होंगे। ठीक है जी।
अगला आता है करेंसी नोट। करेंसी नोट क्या है? मीन्स एंड इंक्लूड कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। तो इसमें कॉइन्स भी आ गए हैं और नोट भी आ गए हैं। क्या? इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे करेंसी में ऐसे कोई एग्जेम्पशन नहीं दे रखी है आपको। अगर आरबीआई चाहे तो एक्सक्लूड कर सकता है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं डाला। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल हमने पढ़ ली है, अब कौन सी आ गई है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इस बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाँ, तो क्या पेपर इजी है या पेपर मुश्किल है? क्या बोल सकते हैं यार? 4 नंबर में अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पूछ ले तो आप बोलो उसे लेंदी, क्या दोनों लिखनी पड़ेगी? अरे नहीं, कैपिटल क्यों लिखनी पड़ेगी? हाँ, इसमें दे रखे हैं ना पॉइंट वाइज 1 2 3 4, वो लिखो ना आप। हाँ हाँ, डेफिनेशंस थोड़ा सा हो सकता है रेजिडेंट वाला पार्ट भी कवर कर ले, देख लेना, समझ आ जाएगा। आज उनको दिक्कत नहीं, फिर भी देख लेना एक बार वीडियो। ठीक है, चलो जी। हाँ, किसका? कितने बजे? 2:30? अभी तो 12 बजे, 2:30 बजे एग्जाम है, तुम काम हो गए। एग्जाम है, दिक्कत क्यों नहीं है? 2:30 बजे कहाँ पे है? सेंटर का है, लाजपत नगर। 1.25 घंटा लगेगा जाने में। बाइक से जाओगे क्या? मेट्रो से जाओगे? चलो देखते हैं अभी। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा? एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन इंक्लूड्स। तो ये पूछना चाह रहा था वो। ये तो सबको ही पता है कि करंट अकाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट के अलावा, लेकिन क्या क्या इंक्लूसिव है उसके अंदर वो लिखा हुआ है। इंक्लूड नंबर 1, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड्स, other current business services and short term banking and credit facility in the ordinary course of business। क्या कह रहा है? जो पेमेंट्स आपको किसके रिगार्डिंग देनी है? कोई फॉरेन में ट्रेड किया है, ट्रेड का मतलब कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, या कोई करंट बिजनेस सर्विसेज दी है आपने, कोई सर्विसेज दी है बिजनेस सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट्स है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो, जब मैं क्रेडिट फैसिलिटी की बात करता हूँ, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन लेना। मैंने बाहर से लोन लिया है, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना। जब मैंने बाहर से लोन लिया है, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल आगे बोलो सारे। करंट, कैपिटल, कैपिटल अलग, कैपिटल कर। अब करंट वाले तो पूछ रहे थे पहले, करंट क्यों है? अच्छा, बस मन से मैंने कहा था सोच के दिमाग लगा के बताना, मन से नहीं बताना है। नहीं तो कौन है? बोल दो अंदर आके। ले लो, गौतम सर को बोल दो, ये गौतम सर इतना बड़ा पार्सल किसका आ गया है? कल भी आया था पार्सल सारे सर को है। हाँ, तो लोन लेना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, लोन लेना क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्यों है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? लाइबिलिटी बन गई ना, मैंने लोन लिया, क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, दिस इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर वो लोन क्या है? शॉर्ट टर्म है। क्या है जी? शॉर्ट टर्म है, तो हम उसको कैपिटल नहीं मानेंगे, उसे क्या मानेंगे? करंट मानेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसिवली लिख दिया गया है कि शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है जी? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो उसे क्या मानो? कैपिटल। शॉर्ट टर्म है तो उसे क्या मानो? करंट। ठीक है जी कहानी? चलो, हाँ बिल्कुल। अकाउंटिंग तो देखो, हम बैलेंस शीट में तो वैसे, हाँ यहाँ पे अलग अलग लेके चलना है। पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट करी है, क्या करी है जी? इन्वेस्टमेंट। क्या मानोगे उसे, कैपिटल या करंट? ऑब्वियसली कैपिटल। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है? असेट हो गया क्रिएट। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से क्या कुछ रिटर्न नहीं आ सकता मुझे? वो रिटर्न आना क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। वो रिटर्न आना क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऐसे ही अगर मैंने लोन लिया है और उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? करंट।
लोन लेना तो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करना क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड, मतलब इंडिया से पैसा लिया करेंसी और बाहर भिजवा रहे हैं, रेमिटेंस कर रहे हैं बाहर, किसके लिए, उनके रहने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस किसके, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तीन ही वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन आ गए, माता पिता, पति पत्नी या फिर बच्चे, इसके अलावा भाई बहन यहाँ पे नहीं। ठीक है जी। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, एजुकेशन के लिए जा रहे हो या मेडिकल केयर के लिए पैसे ले रहे हो, खर्चे कर रहे हो, किसके, पेरेंट्स के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के, तो वो भी क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, लेकिन उसके अंदर कुछ इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव में क्या क्या पढ़ लिया हमने, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड की, कोई बिजनेस सर्विसेज ली है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी ली है, क्रेडिट फैसिलिटी ली है, अगली लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, दोनों क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। उसके बाद में लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंस कर रहे हो, किसकी, स्पाउस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। उसके बाद में फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, किसका, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये सब क्या है जी, आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको लर्न होगा तभी आप लिख पाओगे, वैसे लर्न नहीं भी होगा तो भी मुझे लगता है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में खुद भी अपनी तरफ से डाल सकते हो। डेफिनेशन तो बिल्कुल डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर ये पॉइंट्स मैंने कभी पढ़े होंगे, अब मेरे को समझ आ गया कि करंट में और कैपिटल में फर्क क्या है, तो करंट अकाउंट में अपने आप लिख सकता हूँ, बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल कर सकते, क्वेश्चन पूछ ले सिबलिंग्स के लिए तो आप यहाँ पे नहीं इंक्लूड करोगे। एक्सपोर्ट विद इट ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन मीन, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स, इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जाना, क्या है जी, एक्सपोर्ट। प्रोविजन ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या इंडिया से आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो सर्विसेज, इंडिया के बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी हो सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी के अलावा किसी भी कंट्री की करेंसी, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, फॉरेन करेंसी भी आ गया उसके अंदर, और क्या आ गया, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, अगर मुझे फॉरेन करेंसी में कोई डिपॉजिट मिल गया, कोई क्रेडिट लोन मिल गया, या कोई मुझे बैलेंस पे करना है, तो उसे मैं क्या मानूंगा, फॉरेन एक्सचेंज ही मानूंगा। ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, प्रोमिसरी नोट पड़ा है, या कोई ट्रेवलर चेक पड़ा है, तो वो क्या है मेरे लिए, फॉरेन एक्सचेंज के बराबर ही, इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये किसकी बात कर रहा है, इंडियन करेंसी में वो बनाया गया है, लेकिन पे किस में होगा, फॉरेन करेंसी, मतलब इंडिया वाले ने ट्रेवलर चेक बनाया इंडिया के अंदर, उस ट्रेवलर चेक को बाहर ले गया और बाहर से क्या मिल जाएगी उसे, फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। और सेम चीज अगर उल्टा हो, बना कहाँ है, इंडिया के बाहर बना और इंडिया में आके पेबल है, तो उसको भी क्या मानेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज ही मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक कहानी। फॉरेन सिक्योरिटी मतलब, फॉरेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वर्ड पढ़ा हुआ है हमने यहाँ पे कंपनीज एक्ट में, वही सिक्योरिटी है जी। फॉरेन में क्या हो जाएगा, सब कुछ सिक्योरिटी कहाँ की, बाहर की, तो मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, वो किसमें डिनोमिनेट या एक्सप्रेस होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में। इंक्लूड सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडेम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने एक फॉरेन सिक्योरिटी खरीदी, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब कोई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, लेकिन वो एक्सप्रेस किसके अंदर हो रखे हैं, फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस हो रखे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट जो आती है ना, वो किस में आती है, इंडियन करेंसी में आती है, तो भी उसको हम क्या मानेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी ही मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक कहानी। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब गुड्स बाहर भेजे थे, इसका उल्टा मतलब गुड्स या सर्विसेज इंडिया में आ रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, इंपोर्ट। अब आती है अगली डेफिनेशन, पर्सन, ये डेफिनेशन आप हर जगह पढ़ते हो, इनकम टैक्स में भी पढ़ी होगी, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या होता है पर्सन। इंक्लूड्स मतलब डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एओपी, बीओआई चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज। कोई एग्जांपल देगा 6 पॉइंट का? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल कंपनी तो ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिफिक बॉडी गवर्नमेंट। और कोई? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात हो रही है। हाँ, बॉडी गवर्नमेंट बोला आपने, मैं एग्जांपल जा रहा हूँ। बॉडी गवर्नमेंट तो खुद ही एक डेफिनेशन है ना। फॉरेन कंपनी बोल सकते हो, बिल्कुल। और कुछ? एलएलपी नहीं बोल सकते यार, सबसे इजी एग्जांपल क्या आ रहा है यार, एलएलपी आ रहा है। तो एलएलपी क्या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या नहीं है? वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन। सच पर्सन का मतलब इनमें से ऊपर वाले सारों में से कोई भी अगर एजेंसी ऑफिस या ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है। तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। इंडिविजुअल भी आ गया, एचयूएफ भी आ गया, कंपनी भी आ गई, फर्म भी आ गई, एओपी आ गया, बीओपी आ गया। कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जैसे कि एलएलपी, वो भी आ गई। या कोई भी ऑफिस ब्रांच कंट्रोल कर रहा हो, कौन? ये ऊपर वाले कोई भी पर्सन, तो वो भी क्या है जी, पर्सन है, उसके ऊपर भी एक्ट लग जाएगा। अब आती है जी इसकी मेन डेफिनेशन, जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो 1.5 पेज में भी खत्म नहीं होगा ये। 3.7 पे शुरू हो रहा है, 3.8 पे है, उसके बाद में 3.9 पे भी है, उसके बाद में 3.10 पे भी है, उसके बाद में 3.11 पे भी है, 3.12 पे भी है, 3.13 पे भी है और 3.14 पे भी है, फिर जाके ये खत्म हो रहा है। तो मतलब इतने पेजेस ले रहा है तो इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन अगर ये खाली डेफिनेशन समझ आ जाए तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स, कौन है जी रेजिडिंग पर्सन? अ पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। कितने दिन? 182 से ज्यादा, क्योंकि बोर्डिया लिखा हुआ है मोर देन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कब देखना है आपको? मुझे अगर मेरा आज का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो मैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर देखूं? पिछला फाइनेंशियल ईयर देखूं कि उसमें मैं कितने दिन इंडिया में रहा था। अगर उसमें मैं कितने दिन रहा हूं, 182 दिन से ज्यादा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया हूं, रेजिडेंट इन इंडिया हो गया हूं। किसके लिए? आज के साल के लिए। किसके लिए? आज के साल के लिए या अभी के लिए? अगर अभी के लिए देख रहा हूं तो मैं क्या हूं, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी। और अगर मुझे पिछले साल का देखना है तो उसके पिछले साल का चेक करो कि उससे पिछले साल में मैं कितने दिन रहा। ठीक है जी। तो अगर आपको रेजिडेंट स्टेटस चेक करना है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चेक होता है। जैसे मुझे आज देखना है तो मैं आज कैसे देखूंगा कि इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैं कितने दिन रहा हूं। क्लियर है यहां तक कहानी? बट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर कौन इंक्लूड नहीं? अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस। अगर आप आज इंडिया के बाहर चले गए हो या फिर इंडिया के बाहर रहने लग गए हो, इन 4 केसेस में तो आप रेजिडेंट नहीं हो। आप क्या नहीं हो जी? रेजिडेंट नहीं हो। पहली बात, फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। किसके लिए मैं बाहर गया हूं? एम्प्लॉयमेंट के लिए। आज मैं फ्लाइट पकड़ता हूं और बाहर जाता हूं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। पिछले साल मैं पूरे 365 दिन इंडिया के अंदर था। क्या मैं रेजिडेंट हूं या नहीं? तो इस साल के लिए अभी मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ और बाहर चला गया हूँ, मतलब आज मैं जा चुका हूँ बाहर, आज मैं वहां हूँ और मैं किसके लिए गया हूँ? एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं? नहीं, नहीं हूँ, मैं रेजिडेंट नहीं हूँ। देखो, हाँ, इनको तो बाहर कर दिया है ना कि ये तो रेजिडेंट नहीं है। कौन से वाले रेजिडेंट नहीं है? पहला हमने पढ़ लिया है, अगर कोई बंदा बाहर चला जाता है किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला जाता है। ठीक है जी। आज मैं बाहर गया हूँ घूमने के लिए। किसके लिए बाहर गया हूँ? घूमने के लिए। क्या मैं रेजिडेंट इन इंडिया हूँ या नहीं हूँ? पिछले साल में 365 दिन इंडिया में था। क्या मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं हूँ? बिल्कुल रेजिडेंट, बिल्कुल रेजिडेंट हूँ, क्योंकि मैं बाहर किस लिए गया हूँ? घूमने। क्या मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हूँ? नहीं। अब दूसरा पॉइंट, फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया। अब मैं बाहर गया हूँ किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। अब क्या मेरे को 182 वाला क्राइटेरिया देखना है? नहीं देखना है जी। मैं क्या बन गया हूँ आज के लिए? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तीसरा पॉइंट, फॉर एनी पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट
हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। मैं इंडिया के बाहर गया हूँ किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं यहाँ पे अनसर्टेन पीरियड के लिए रहूंगा, मतलब कोई पीरियड फिक्स नहीं है, मैं कब तक रहूंगा बाहर कुछ नहीं पता, जब तक मन करेगा। तो मैं क्या बन गया हूँ, मैं रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन से बाहर हो गया, मैं रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन से बाहर हो गया। ठीक है जी। सबसे पहले नॉर्मल केस आपको पिछले साल में देखना है, क्या 182 दिन से ज्यादा मैं हूँ या नहीं। अगर पिछले साल में 182 दिन से ज्यादा हूँ तो आज मैं क्या हूँ, रेजिडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं आज बाहर जा रहा हूँ किसके लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या कोई भी चीज जिसमें क्या दिख रहा है कि मैं अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर रहूंगा, तो अब मेरे ऊपर वो 182 वाली कंडीशन नहीं लगेगी, तो मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक कोई डाउट। अब वही बात, मैं पिछले साल पूरे यहाँ पे था, आज मैं घूमने गया हूँ, मैं बाहर हूँ आज, तो मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल रेजिडेंट हूँ। ठीक है जी। ये हो गया इसका फर्स्ट क्लेम, ये क्या है फर्स्ट क्लेम। अब आता है दूसरा क्लेम। A person who has come to or stay in India in either case, otherwise then, for or on taking up employment in India, वही तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, बिजनेस और वेकेशन इन इंडिया, और any other person in such circumstances as would indicate his intention to stay in India for an uncertain period। अब क्या हो रहा है, बंदा इंडिया के बाहर नहीं जा रहा, बाहर वाला बंदा कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो जाएगी थोड़ी सी मुश्किल, क्या हो जाएगी मुश्किल। वैसे समझना इजी है, पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर इंटरप्रिटेशन पे देखेंगे।